निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम नेतृत्व की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। आम बोलचाल की भाषा में नेतृत्वकर्ता प्राधिकारी या शक्ति वाले व्यक्तियों को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर किसको बोलते हैं? प्राधिकारी या शक्ति वाले व्यक्तियों को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं। आइए हम शक्ति, प्राधिकार और प्रभाव यानी कि पावर, ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस पर गौर करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये शब्द वास्तव में हमें नेतृत्व को परिभाषित या पुनः परिभाषित करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शक्ति की बात करते हैं। शक्ति यानी पावर। शक्ति पुरस्कार और दंड के हथकंडों को अपनाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता का ही दूसरा नाम शक्ति है। शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है: बल आधारित शक्ति, लाभकारी शक्ति जैसे कि पैसा या नकद, मानकीय शक्ति जैसे कि मानदंड, नियम, विनियम यानी रूल रेगुलेशन। पूर्व में पारंपरिक राजा और वर्तमान में कुछ राजनीतिक और असामाजिक तत्व ऐसी शक्तियों का प्रयोग अपना स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए, जहाँ तक जो हम लोग जिस नेतृत्व की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें इस शक्ति का तो कोई मतलब नहीं है। जो शक्ति की परिभाषा अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बातें हैं, एक बल आधारित शक्ति, दूसरा लाभकारी शक्ति। तो यहाँ बल आधारित शक्ति की भी बात नहीं हो रही है और लाभकारी शक्ति की बात भी नहीं हो रही है। तो ये शक्तियाँ किन में हुआ करती थी? ये शक्तियाँ हुआ करती थी जो पुराने ज़माने में जो किंगडम हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनमें ये शक्तियाँ थी। अब आइए हम लोग प्राधिकार के बारे में जानते हैं, अथॉरिटी। तो प्राधिकार जो है एक वैधानिक शक्ति है, मतलब विधान के तहत मिली हुई शक्ति। यदि हमारे प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी या बीडीओ हैं, यदि अनुमंडल में एसडीओ हैं, यदि जिला स्तर पे डीसी हैं, उपायुक्त हैं, यदि राज्य स्तर पे कमिश्नरी स्तर पे कमिश्नर हैं और राज्य स्तर पर यदि सेक्रेटरी हैं, तो वो जिस प्राधिकार से काम करते हैं, वो जिन शक्तियों के अधीन कार्य करते हैं, वही तो है अथॉरिटी, है ना। तो प्राधिकार वह अधिकार है जो किसी वैधानिक नियम से मिला है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अफसरों के पास जो प्राधिकार है, वे उनके आधार पर अपने क्षेत्र में अपना नेतृत्व स्थापित करते हैं। देखिए, ये सब बातें क्या है, ये पद आधारित होती है। जैसे ही एक जिलाधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका प्राधिकार फिर नहीं रहता है, वो रिटायर्ड पदाधिकारी है, उनके पास वो शक्तियाँ फिर नहीं रह जाती है। ठीक है। अब तीसरा चीज़ है प्रभाव, जिसको हम लोग इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो प्रभाव पुरस्कार, दंड अथवा प्राधिकार के उपायों के बिना अन्य व्यक्तियों को व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता है। आप इन सभी 3 तरीकों के संदर्भ में अपने नेतृत्व पर आत्मचिंतन कर सकते हैं। इन सब में सबसे उपयुक्त तरीका है बिना प्राधिकार के दूसरों को प्रभावित कर पाना व पुरस्कार और दंड के बिना विश्वास का वातावरण बनाए रखना। प्रभाव का असर प्रबल, चिरस्थायी और टिकाऊ होता है। सभी विद्यालय अथवा शैक्षणिक परिस्थितियों में उपयुक्त नेतृत्व के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नेतृत्व प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, यहाँ वास्तव में ये जो तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे वो पावर हो या अथॉरिटी हो या इन्फ्लुएंस हो, तो इन तीनों के माध्यम से यदि हम नेतृत्वकर्ता बनने का प्रयास करते हैं तो ये गलती होगी हमारी। तो फिर हमें नेतृत्वकर्ता बनना है, यदि एक बढ़िया हेडमास्टर, एक बढ़िया प्रिंसिपल बनना है, बच्चों के नज़र में भी, स्टाफ के नज़र में भी, समाज के नज़र में, सोसाइटी के नज़र में, सभी के नज़र में यदि हमें बढ़िया कार्य करना है, तो वो बढ़िया कार्य, चिरस्थायी कार्य, वो प्रबल कार्य, वो असरकारी कार्य, वो कैसे होगा? वो होगा विश्वास का वातावरण बना करके और एक प्रभावी नेतृत्व के द्वारा और सकारात्मक सोच के द्वारा वो हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए, प्रशासन से ऊपर नेतृत्व की ओर विद्यालय में आपको अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कभी तो प्रशासन की तरह
संगठन के दायित्वों को देखना पड़ता है, और कभी कंपनी के सीईओ की तरह आपको विद्यालय के विभिन्न विभागों का प्रबंधन कार्य देखना होता है। कार्यों के इस चहल पहल में आप खो देते हैं, वह है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सोचना और कल्पना करना कि जिन कार्यों पर आप समय दे रहे हैं क्या वे आपके विद्यालय को सुधार व रूपांतरण की दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। एक प्रशासक जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रबंधक जो कि एक मैनेजर होता है, अथवा नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर के रूप में कार्य करने में अंतर है। देखिए, प्रशासक के रूप में काम करना अलग चीज़ है, मैनेजर के रूप में काम करना अलग चीज़ है, और लीडर के रूप में कार्य करना अलग चीज़ है। प्रिंसिपल का कार्य, हेडमास्टर का कार्य जो है वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक लीडर के रूप में कार्य करना ज़्यादा प्रभावकारी होता है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और स्वयं निर्णय करें कि आप विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को कहाँ पाते हैं। पहला है प्रशासक। देखिए, प्रशासक में लिखा है नियमों व विनियमों का अनुपालन। प्रशासक लोग क्या करते हैं, यानी कि एक डीसी हैं, एक डीडीसी हैं, एक कमिश्नर हैं, है ना, ये लोग क्या करते हैं, कमिश्नर हैं या सेक्रेटरी हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रूल और रेगुलेशंस का पालन करवाते हैं, यही ना है। प्रबंधक क्या करते हैं, कार्यों और रिश्तों को बनाए रखना, है ना, जो कार्य है उसको उसमें एक निरंतरता बनाए रखना, काम को सुचारू रूप से चलाना। कभी कभी तो यंत्रवत भी काम दिखाई देगा। नेतृत्व करते करते विजन के तहत कार्य करना, इसमें एक विजनरी मतलब एक्शन होता है। तो आप चित्र में देखेंगे क्या, देख लिए आप चित्र में देखेंगे कि जैसे जैसे काम का क्षेत्र बड़ा होता है वैसे वैसे आपके काम करने की प्रकृति भी बदलती है। काम को करते समय जब आप केवल नियमों और विनियमों के भीतर काम करते हैं, यानी रूल और रेगुलेशन के भीतर कार्य करते हैं, तब आप प्रशासनिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस भूमिका में आपके काम का दायरा संकीर्ण होता है। देखिए, बहुत सारे हेडमास्टर ये बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, ये ऑर्डर है तो करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बस ये ऑर्डर है और ऑर्डर नहीं है, तो यही भ्रम में हम लोग पड़े रहेंगे तो विद्यालय का विकास कहाँ से होगा। यह अत्यधिक नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, यह अत्यधिक नौकरशाही संरचना में देखा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपनी सहज स्थिति में न रहकर उच्च पदस्थों द्वारा तय की गई सीमाओं का सहारा लेना अच्छा समझता है। अधिकतर मामलों में आप निर्देशों के लिए इंतजार करते हैं और अपने निर्णय लेने के कौशल पर निर्भर नहीं होते। कहने का मतलब कि ऊपर से यदि को उच्च पदाधिकारियों का ऑर्डर नहीं आएगा तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक कोई उस तरह का लेटर नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये सोच किसका है, ये सोच होता है प्रशासनिक पदाधिकारियों का, और ये हेडमास्टर का नहीं है। ये हेडमास्टर का कार्य थोड़ा अलग है। जब आप अपने विवेक द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और विभागों की निगरानी कर अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं, तो आप विस्तारित सीमाओं के साथ एक प्रबंधक की भूमिका में होते हैं, जो प्रशासन की तुलना में थोड़ा बेहतर है। हालांकि एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक नेतृत्वकर्ता की अपनी विजन या दूरदृष्टि होती है, वह दलों के माध्यम से विजन के क्रियान्वयन का प्रयास करता है। तो नेतृत्वकर्ता एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो सहयोगी व मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करता है। इस कार्य के लिए वह दल बनाता है, वह उनका नेतृत्व करता है। नेतृत्वकर्ता अपने कार्यों से सहकर्मियों को प्रेरित करता है और दलों के माध्यम से वह सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। एक विद्यालय प्रधान के तौर पर शायद अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए अपनी समझ में और बहुत कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। इस शुरुआती विमर्श के बाद आइए विद्यालय नेतृत्व पर अपनी समझ की मीमांसा करते हैं। तो इसके आगे फिर हम देखेंगे कि आगे नेतृत्व के अंतर्गत और हमें क्या क्या जानना है। तो इसमें तो हम लोगों ने ये कुछ जाना कि जो पावर, ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस से कुछ ऊपर है हमारा जो हेडमास्टरशिप, हमारा जो प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का जो एक दायित्व है, वो शक्ति, ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस से अलग चीज़ें हैं वो। तो ये बातें हमें समझनी होगी। ठीक है।